रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी दोस्तों नमस्कार। बदलता दौर के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको मालूम है कि हम आरपीडी एक्ट पर एक सीरीज रन कर रहे हैं जिसका मकसद है आप लोगों को इस एक्ट के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताना ताकि आप अपने राइट्स को लेके जागरूक हो सके। आज हम इस कड़ी में बात करेंगे आरपीडी एक्ट के चैप्टर 3 के बारे में जो स्पेसिफिकली एजुकेशन के बारे में बात करता है और कुछ दूसरे सेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उमंग फाउंडेशन के संस्थापक और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट जो पहले जर्नलिस्ट भी थे अजय श्रीवास्तव जी हैं हिमाचल प्रदेश से। तो वो एजुकेशन पर, डिसेबल्ड लोगों की एजुकेशन पर हिमाचल में बहुत काम कर रहे हैं और उनसे हम डिटेल में जानेंगे आखिरकार ये जो आरपीडी एक्ट के सेक्शंस हैं ये किस चीज की ओर इंडिकेट कर सकते हैं, ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें कुछ और भी ऐड किया जा सकता था। तो ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। अजय सर बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो उड़ान पे। धन्यवाद दानिश जी। तो सर आज हम चैप्टर 3 की बात करने वाले हैं और सेक्शन 16 जो इसके ऊपर है वो ये कहता है कि ड्यूटीज, तो जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की ड्यूटीज के बारे में बात करता है जी। तो इसके बारे में हमें बताएं और अगर आपने कुछ इस सेक्शन के ऊपर ओपनिंग कमेंट्स देने हैं तो आप उससे भी शुरुआत कर सकते हैं। चैप्टर 3 से पहले अगर हम थोड़ा सा जिक्र कर लें चैप्टर 6 का, थोड़ा सा जिक्र, इसमें एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि जो लोग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो बच्चे हैं, उनको क्या अधिकार दिए गए हैं। इसमें चैप्टर 6 का सेक्शन 31 कहता है फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो ये इसका मतलब है कि इन बच्चों को, जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, जो विकलांगताओं वाले बच्चे हैं, उनको मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। और ये प्रावधान, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान जो है अनिवार्य रूप से है और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 35 में भी दिया गया है। उसमें कहा है एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी बिटवीन द एज ऑफ 6 to 18 ईयर्स, यानी कि 6 से 18 साल तक के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। और ये अधिकार उसको उसकी पसंद के किसी भी नजदीकी जो स्कूल है, मेन स्ट्रीम स्कूल या कोई स्पेशल स्कूल है। और एक बात इसमें और कही है कि सरकार यानी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है ये सुनिश्चित करेगी कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा मिले। लेकिन वो मुफ्त शिक्षा कैसे मिले? इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट टिल ही और शी अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल तक की उम्र पूरी होने तक उनको मुफ्त शिक्षा दी जाए एक उपयुक्त वातावरण में। इसमें छोटी सी मेरी टिप्पणी ये है कि इस उपयुक्त वातावरण को एक स्थान पर कहीं पर भी परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए इसके लागू होने में दिक्कत आती है। एडमिशंस में तो दिक्कत धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, लेकिन उपयुक्त वातावरण कैसा होगा इसको एक जगह पर ना तो 1995 वाले एक्ट में जो हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट था उसमें भी इसको डिफाइन नहीं किया गया था,
और उसके कुछ चीजें इसकी हमें अलग अलग सेक्शंस में मिलती हैं, लेकिन यदि वो एक स्थान पर होती तो और बेहतर हो सकता था। तो इसी तरीके से जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें जिसका संदर्भ इसमें भी दिया गया है, जो हमारा आरपीडी एक्ट है, इसमें भी कहा गया है कि 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। इसमें एक छोटी सी चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा कि जो अधिकार शामिल हैं उसमें कई बार दिक्कत आती है बच्चे को स्कूल में दाखिला लेने में, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं आज भी पूरे भारत में कि जिनके पास उनके उम्र का प्रमाण कोई भी नहीं होता है, प्रूफ ऑफ एज उनके पास नहीं होता है, तो उनको आमतौर पर नियमों का हवाला दे करके उनको एडमिशन से इनकार कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे बहुत से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र हैं, सुदूर हमारे आइलैंड्स हैं, टापू हैं, उनमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर उनको कोई डिसेबिलिटी है तो उनकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं होता है और उनको आमतौर पर दर्ज भी नहीं कराया जाता है किसी भी सरकारी जो है रजिस्टर में, जो कि उम्र का उसके पास प्रमाण आ जाए। तो इसमें कहा गया है, इसका राइट टू एजुकेशन एक्ट का सेक्शन 16 है, प्रूफ ऑफ एज फॉर एडमिशन। इसमें कहा गया है कि उनके पास कोई सर्टिफिकेट ऐसा होना चाहिए जो उसकी उम्र का जो है प्रमाण दे, जो भी कॉम्पिटेंट, जो सक्षम अधिकारी है। लेकिन इसके बावजूद इसका सबसेक्शन 2 कहता है कि नो चाइल्ड शैल बी डिनाइड एडमिशन इन ए स्कूल फॉर लैक ऑफ एज प्रूफ, यानी कि यदि अगर उसके पास उम्र का प्रमाण पत्र नहीं है तो भी उसको एडमिशन नहीं डिनाई किया जा सकता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारा आरपीडी एक्ट है उसको ये उसकी पूरक हैं, उसमें कुछ चीजें जोड़ती हैं। और इसमें ये भी है कि जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है कि a child shall be admitted in a school at the commencement of, यानी कि जब सत्र की शुरुआत होती है हमारे अकादमिक सत्र की, स्कूल के सत्र की, उसके शुरू में उसको दाखिला दे दिया जाए और उसके बाद यदि वो उस समय दाखिला नहीं ले पाता है तो उसके बाद भी उस पर विचार किया जाए और उसको जो है दाखिला दे दिया जाए। और ये भी कि अगर उसकी एज, क्योंकि ये इसमें डिफाइन किया गया है कि 18 वर्ष तक के बच्चे सामान्य, यानी कि जो डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, जिनको की चिन्हित किया गया है कि ये लोग जो है पिछड़े वर्ग के हैं, यानी डिसएडवांटेज्ड हैं, तो उनको 18 वर्ष, 6 से 18 वर्ष, और जो अन्य सामान्य वर्ग के बच्चे हैं उनको 6 से 14 साल तक की उम्र तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। लेकिन यदि वो बच्चा 6 साल, 7 साल, 8 साल या 10-12 साल तक की उम्र तक, 18 वर्ष तक की उम्र तक भी यदि कहीं पर भी दाखिला किसी भी कारण से नहीं ले पाता है तो उसको उसकी आयु के अनुरूप जिस कक्षा की उसको समझ या जानकारी है उसमें दाखिला देने का प्रावधान है। ये भी जो है आरपीडी एक्ट से आगे जाकर के जो हमें बातें अन्य लाभ देती हैं इन बच्चों के लिए, वो बातें मैंने आपके सामने रखी जी। अब मैं आप चैप्टर 6 के ये मैंने चैप्टर 6 का तो छोटा सा लिया कि 18 वर्ष तक, और जी मैं उसी पे आ रहा हूँ कि ये नहीं, उसके बाद जो मैंने हवाला दिया वो आरटीई एक्ट का, नहीं मैं वही बोल रहा हूँ, लागू होता हूँ मैं, हाँ इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली जो सेक्शन 31 है चैप्टर 6 का, वो फ्री एजुकेशन की बात करता है विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की। तो उसके रेफरेंस में आपने जो राइट टू एजुकेशन की सेक्शंस है उसको जोड़ के लिस्टर्स को बताया है कि क्या क्या रूल्स हैं
कैसे कैसे वो एडमिशन ले सकते हैं और किन परिस्थितियों में ले सकते हैं। अब इसमें जब फ्री एजुकेशन की हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की, तो एक चीज आपसे जानना चाहता हूं ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे कि ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स पे लागू होता है या ये प्राइवेट स्कूल्स पे भी लागू होता है? हाँ, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न किया। सरकार ने जो प्रबंध किए हैं, वो जो कानूनी प्रावधान है, जो आरपीडी एक्ट है, उसमें मुफ्त शिक्षा का अधिकार सिर्फ सरकारी स्कूलों में दिया गया है। लेकिन जो आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसमें कहा गया है कि जो 25% सीटें जो हैं वो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप जो डिफाइन किए गए हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट में उनको दी जाएगी। तो ये अधिकार सारे सरकारी स्कूलों में भी है और जो निजी संस्थान है उनमें भी है कि जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स में एससी, एसटी के अलावा कुछ अन्य वर्ग भी हैं और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज भी हैं। तो किसी भी प्राइवेट स्कूल में उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। उनकी 25% सीट्स जो है डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को देनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसा ये अभी तक बहुत कम राज्य ऐसे हैं जहां पर इसको लागू किया गया है, क्योंकि कई जगह लोग कोर्ट में गए हैं, स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स कोर्ट में गए हैं कि हमें जो है कंपेंसेट गवर्नमेंट करे, और उसको लेकर के कई स्थानों पर विवाद है। तो अभी तक ये एक्ट का ये सेक्शन पूरी तरीके से लागू नहीं है। और जो इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी के हैं, हम देखते हैं माइनॉरिटी के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो रन करते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज। तो जिनका कहना है कि चूंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग स्टेटस दिया गया है, तो हमारे ऊपर भी इस एक्ट की ये धाराएं लागू नहीं होती हैं। तो ये कानून होने के बावजूद इसको लागू कर पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो हमारा आरपीडी एक्ट है वो सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए कहता है। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, लेकिन आरटी एक्ट में ये क्लियर है कि 25% उनको देना है प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। राइट, वो सिर्फ डिसेबल्ड के लिए नहीं, हाँ, सभी के लिए, डिसएडवांटेज्ड हैं उन सभी के लिए। बिल्कुल। अब आते हैं हम सेक्शन 16 जी, ड्यूटीज ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि जो the appropriate government and local authorities shall endeavor that all educational institution funded or recognized by them provide inclusive education। देखिए, इसमें सेक्शन 16 जो चैप्टर 3 का है, जो शिक्षा के साथ संबंधित है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करता है, फ्री एजुकेशन की बात नहीं करता है, इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इसमें कहा गया है, इसका सबसेक्शन 1 है कि इन बच्चों को, जो बच्चे विकलांगताओं वाले हैं, इनको बिना किसी भेदभाव के दाखिला दिया जाए, और न सिर्फ शिक्षा में इनको समानता का दर्जा मिले, बल्कि खेल और मनोरंजन की जो एक्टिविटीज हैं उनको भी बराबरी की हिस्सेदारी मिले। तो इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है, फ्री एजुकेशन के लिए नहीं कहा है। फ्री एजुकेशन के लिए हमें आरटीई एक्ट में जाना पड़ेगा, या इसमें जो हमारा चैप्टर 6 है उसका सबसेक्शन, उसका सेक्शन 31 है, उससे डील होगा। लेकिन वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए है। फिर इसके बाद आता है मेक बिल्डिंग कैंपस एंड वेरियस फैसिलिटीज एक्सेसिबल। अब देखिए, कोई भी भवन जो है, स्कूल का भवन है, उसमें ऑफिस भी है, प्रिंसिपल ऑफिस भी है, क्लासरूम्स भी हैं, हमारे स्टेडियम है या जिम्नेजियम है, या जो हमारे ये जो है टॉयलेट्स हैं, ये सारे यूनिवर्सल डिजाइन में होने चाहिए, एक्सेसिबल होने चाहिए। और यही नहीं, ये जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारे भवन हैं, यही नहीं बैरियर फ्री होने चाहिए, यानी सुगम्य या बाधा रहित हो, बल्कि हमारा जो हमारे ई रिसोर्सेज हैं, वेब रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पोर्टल हैं, वो भी फुल्ली एक्सेसिबल होने चाहिए। और इसमें ये कानूनन अनिवार्य है। लेकिन इसमें भी मेरी टिप्पणी ये है कि चूंकि इसमें अभी जागरूकता की काफी कमी है,
और बिना लिटिगेशन के, बिना मुकदमेबाजी के आसानी से सरकारें नहीं ऐसा करती हैं, तो इसमें भी काफी काम करने की जरूरत है। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इस पे मैं एक चीज आपसे और जानना चाहता हूँ। ये सेक्शन 16 के आप एक्सेसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट? तो ये स्कूलों की, तो क्या ये एक्ट कहता है कि जो नए स्कूल बनेंगे या नई बिल्डिंग्स बनेंगी उसको आपने एक्सेसिबल बनाना है? जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है रेट्रोफिटिंग उसमें भी जरूरी है? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये 95 का जो हमारा एक्ट था, PWD एक्ट, उसमें पहली बार इसको अनिवार्य किया गया था। तो 1995 के बाद से जो स्कूल बने हैं वो तो एक्सेसिबल बनाए ही जाने चाहिए थे, उसका नक्शा ही एक्सेसिबल होना चाहिए था, उसमें शामिल होना चाहिए था। लेकिन अभी ये कहता है कि मेक बिल्डिंग कैंपस, उनको बनाएं। तो जो ओल्ड बिल्डिंग्स हैं उनके लिए भी ये अनिवार्य है, क्योंकि ओल्ड और न्यू से बच्चों की सुविधाओं के ऊपर, या जो टीचर्स विद डिसेबिलिटीज हैं, स्टाफ विद डिसेबिलिटी, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो एक्सेसिबिलिटी चाहिए। तो ये कंपलसरी है सभी भवनों को एक्सेसिबल बनाना, चाहे वो नए हैं चाहे वो पुराने हैं। जो पुराने हैं उनमें बहुत मामूली परिवर्तन करके उनको बनाया जा सकता है, और ये कानून के को देखते हुए ये बिल्कुल अनिवार्य है। पुराने भवन को इसलिए जो है कोई रियायत नहीं दी जा सकती है कि ये भवन पुराना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी उपलब्ध है और उसको परिवर्तित करना कानूनन अनिवार्य है। अब अगला पॉइंट आता है कि रीजनेबल अकोमोडेशन, प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स रिक्वायरमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनेबल अकोमोडेशन को एक स्थान पर परिभाषित किया जाना मुश्किल है। हम देखते हैं कि रोजमर्रा में हमारे जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनकी कॉल्स पूरे रीजन से, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से आती है कि उनको ये दिक्कतें आती हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बच्चे को 3 घंटे के पेपर में 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए, और इसके साथ ही उसको स्क्राइब की फैसिलिटी भी। जो पूल बनाया जाता है, पूल बनाना अनिवार्य है एज पर एक्ट, और दिल्ली हाई कोर्ट का आदित्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा गया है कि जब तक पूल ना बनाया जाए, यानी कि स्क्राइब्स का, राइटर्स का पैनल ना बनाया जाए, जो कि अनिवार्य है, लेकिन जब तक नहीं बनाया जाए तब तक वो किसी भी क्वालिफिकेशन का राइटर लेकर के आ सकता है, जिसमें कि 2013 की 26 फरवरी 2013 की जो गाइडलाइंस थी भारत सरकार की, उनके अनुरूप एग्जाम होंगे। अब कुछ सेंटर सुप्रिटेंडेंट्स कहते हैं कि नहीं, एक क्लास जूनियर लाएं, कानून को नहीं मानते हैं। इस पर हम बाद में आते हैं। रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है कि एक बच्चा जो हाथ से नहीं लिख सकता है किसी भी डिसेबिलिटी के कारण से, और वो राइटर लेता है, आज उसका राइटर आया और अगले एग्जाम में राइटर उसका नहीं आ पाता है, तो वो राइटर चेंज करना चाहता है, तो रीजनेबल अकोमोडेशन में उसको जो है राइटर तुरंत चेंज करने की सुविधा दी जाए। कोई बच्चा ऐसा है जिसको कि धूप में बैठ करके थोड़ा सा दिखाई दे सकता है और वो एग्जाम खुद दे सकता है, तो उसके लिए विजन किया जाए एक स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि वो लो विजन है, और वो उसको रीजनेबल जो है एकोमोडेशन में आ जाएगा। इसी प्रकार से छोटी छोटी बातें हैं। कोई अगर जो है पार्किंग चाहता है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि पार्किंग चाहता है कि उसको यहाँ पर अपनी गाड़ी या स्कूटी या जिस साधन से भी आता है वो पार्क कर दे, और ताकि उसको दूर ना चल के जाना पड़े, तो वो पार्किंग की फैसिलिटी भी इस रीजनेबल एकोमोडेशन में आ जाएगी। तो ये दिक्कतें आमतौर पर सॉल्व नहीं होती हैं, क्योंकि रीजनेबल एकोमोडेशन को ऐसे थोड़ा वेग जैसा रखा गया है, इसको डिफाइन नहीं किया गया है, जिससे कि ये सारी, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रोजमर्रा की छोटी छोटी मुश्किलें इसके जरिए हल हो सकती हैं। इसके बाद अगला आता है कि प्रोवाइड नेसेसरी सपोर्ट इंडिविजुअलाइज्ड और अदरवाइज, यानी कि किसी भी विद्यार्थी को जो एक स्पेसिफिक सपोर्ट चाहिए, चाहे वो एक विद्यार्थी को, चाहे वो सामूहिक तौर पर, ताकि वो अपने उस वातावरण में अपनी जो पढ़ाई लिखाई है और सामाजिक विकास है उसको पूरे तरीके से
से जो है मतलब वो ऊंचाई छू सके, अपनी जो है शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक विकास के क्षेत्र में जो उसके उद्देश्य हैं उसको छू सके और पूरा इंक्लूजन हो जाए उसका। तो ये इस नेसेसरी सपोर्ट में एक बात ये भी है कि जो बच्चे, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि वो किसी भी उम्र का बच्चा हो, यानी 18 साल से कम का है, तो उसको उसकी आयु और उसकी क्षमता को देखते हुए उचित क्लास में एडमिशन दे दिया जाए। लेकिन आरटीई एक्ट, इसमें हमारा जो आरपीडी एक्ट है ये नहीं कहता है, लेकिन आरटीई एक्ट में बिल्कुल स्पष्ट है कि जो ऐसे बच्चे लेट स्टार्टर हैं उनके लिए विशेष कक्षाओं का प्रावधान किया जाए और उनको दूसरे बच्चों के समकक्ष लाने के लिए जो है प्रयास किए जाएं। तो ये इन चीजों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। अगर बहुत मुश्किल से किसी बच्चे को एडमिशन दे भी दिया गया तो उसको दूसरे बच्चों के बराबरी पर लाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो ऐसे में जो हमारा चैप्टर 3 सेक्शन 16 का सब सेक्शन 4 है, जो वो आमतौर पर कोई भी स्कूल उस एनवायरनमेंट को नहीं देता है। अभी जैसे मैंने कहा था कि जो आरटीई एक्ट है वो कहता है कि फ्री एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स इन एन एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। यहाँ पर उस एनवायरनमेंट का मैं जिक्र करूंगा, उसको इस सेक्शन 16 के साथ जोड़ करके देखें तो एक ब्लाइंड बच्चे के लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगा। एक लो विजन बच्चे के लिए एनवायरनमेंट उससे थोड़ा सा फर्क होगा। जो डेफ ब्लाइंड है उसके लिए एनवायरनमेंट बिल्कुल फर्क होगा अगर हम उसकी पढ़ाई लिखाई की बात करें। और दूसरे डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट चाहिए, और जो व्हील चेयर यूजर है उसके लिए बाकी एनवायरनमेंट तो सेम, उसको जो मेन स्ट्रीम के बच्चे हैं चल जाएगा, लेकिन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको थोड़ा सा जो है डिफरेंट चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो ब्लाइंड बच्चों को या लो विजन बच्चों को उनके एक्ट का वायलेशन करके उनको वो वातावरण आमतौर पर स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराया जाता है जिससे वो अपनी जो क्षमताएं हैं, जो उनमें प्रतिभा है, उसका पूरा इस्तेमाल करके सामाजिक और अपने शिक्षा के क्षेत्र में जो है ऊंचाई छू सके, इसका इंतजाम नहीं होता है। क्योंकि ब्लाइंड बच्चों को, अभी मैं हिमाचल में हूं तो मैं देखता हूं कि बच्चों को क्लास में रिकॉर्ड नहीं करने देते हैं, लेक्चर नहीं रिकॉर्ड करने देते कि नहीं ये नियम के विरुद्ध है। ऐसे बहुत सी शिकायतें आती, इंटरवेंशन के बाद ठीक होती। देश भर में भी ऐसी स्थिति है। रिकॉर्डिंग करने पर बच्चे अगर रिकॉर्डिंग करते हैं उसके बाद वो अपने हॉस्टल में या घर में जाकर के ब्रेल पर या लैपटॉप पर जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं उसके नोट्स बनाते हैं। तो ये उनके लिए अनिवार्यता है, लेकिन इस अनिवार्यता को इस एक्ट की जो भावना है और जो उसके सेक्शंस हैं उसका उल्लंघन करके उनको जो है वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। अनेक स्थानों पर जहां पर इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत एडमिशन दे दिया जाता है और उसमें एक स्पेशल एजुकेटर होता है, यानी कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए अलग अलग क्लासेस हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग, मतलब डिफरेंट क्लासेस में वो बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन एक स्पेशल एजुकेटर उनकी मदद नहीं कर सकता है। उनको तो वो सारा वातावरण मिलना चाहिए जो उस बच्चे की पढ़ाई के लिए अनिवार्य है। उनको अगर कंप्यूटर या ब्रेल पर जो है अपनी पढ़ाई करने का राइट है तो उसके लिए उचित सुविधाएं दी जाएं। ये एक्ट ये भी कहता है, आरपीडी एक्ट भी कहता है और हमारा आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहता है कि जिस फॉर्मेट में, जो भी एक्सेसिबल फॉर्मेट है, उस एक्सेसिबल फॉर्मेट में बच्चे को पढ़ने और परीक्षा देने का अधिकार है। हमारे ब्लाइंड बच्चों के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट 2 फॉर्मेट होती हैं, एक ब्रेल होती है और एक कंप्यूटर होता है। आमतौर पर न तो ब्रेल में और न ही कंप्यूटर पर ये अधिकार है। एक्ट में अधिकार दिया है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में है, लेकिन मैंने नहीं देखा अभी तक कि किसी भी स्कूल में बच्चों को ब्रेल में या कंप्यूटर पर सॉफ्ट कॉपी दे दी जाए और वो परीक्षा दें। उनको स्क्राइब
लाना पड़ता है अगर पूल नहीं है। ज्यादातर देश के अगर सर्वे किया जाए, रिसर्च हो, ज्यादातर स्कूल्स ने कोई भी पूल नहीं बनाया है स्क्राइब्स का। बच्चों को खुद से ढूंढ करके लाना पड़ता है स्क्राइब या राइटर, और जब वो राइटर खुद ढूंढ करके लाते हैं तो उसमें बहुत अड़चने लगाई जाती हैं। कई बार उनकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है, उनको कहा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि ये अभी हमने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया है अभी में कि जो हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड है, सीबीएसई है, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन, जो हमारा नेशनल ये जो ओपन स्कूल है, हिमाचल प्रदेश का ओपन स्कूल है, इन सब में बहुत ही बाबा आदम के जमाने की गाइडलाइंस लागू हैं। ये 2013 की गाइडलाइंस और आदित्य नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिसको लागू कराने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार ने पूरे देश के सभी राज्यों को पत्र लिखे थे, उनका पालन नहीं करते हैं। जो नेशनल ओपन स्कूल है उसमें तो कहा जाता है कि राइटर एक क्लास जूनियर होना चाहिए, वो सेम सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए। यही नहीं, वो उस परीक्षार्थी का रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। समाज में हम देखते हैं कि कोई किसी की हेल्प करने के लिए जल्दी तैयार नहीं होता है। इसमें भाई बहन, माता पिता या कोई रिश्तेदार उस बच्चे के लिए स्क्राइब बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये चीजें जो है अभी हमें बहुत दूर तक इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश एजुकेशन बोर्ड ने तो ये भी कर दिया है कि इनके नियम में 4 फरवरी 2022 की इनकी नोटिफिकेशन है कि जो लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हैं उनको सिर्फ ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में एडमिशन दिया जाए। इस तरीके के, यानी कि जिसमें कि कोई लॉजिक नहीं है, रैशनल कोई नहीं है, और इस तरीके के नियम हैं। तो ये जो हमारा सब सेक्शन 4 है, सेक्शन 16 का, इसको अगर डिफाइन नहीं किया गया है तो लागू करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। अब नेक्स्ट आता है इंश्योर दैट एजुकेशन टू पर्सन्स। ये जो है ब्लाइंड जो है या जो डेफ ब्लाइंड हैं उनको मोस्ट एप्रोप्रिएट लैंग्वेज में, मोड्स एंड मीन्स में जो कम्युनिकेशन की है उसमें पढ़ाई की सुविधा दी जाए, जिसका मैंने जिक्र अभी किया है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एप्रोप्रिएट मोड्स एंड मीन्स जो है वो मैंने बताए हैं। फिर इसमें है कि स्पेसिफिक लर्निंग के जो बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष सुविधाएं दी जाएं ताकि वो अपनी उस डिसेबिलिटी को ओवरकम कर सकें, उस पर उसको मात दे करके जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे उसको अपने दूसरे बच्चों के समान वो बच्चे पढ़ सकें, इसका उद्देश्य ये है। अच्छा, फिर एक और बात है जिसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं होता है कि बच्चों की जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं वो किस स्तर पर पहुंचे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उसकी मॉनिटरिंग करना और उन बच्चों को जो है कुछ एडिशनल कोचिंग देना, ये सेक्शन 7 का उद्देश्य है कि जब हम उसको मॉनिटर करें, अगर वो बच्चा पिछड़ रहा है तो हम कोशिश करें कि वो दूसरे बच्चों के बराबर आ जाए और वो कहीं से भी पिछड़ा ना रहे, इसके लिए मॉनिटरिंग। इन बच्चों की नॉर्मली कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है। प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड ऑल्सो द अटेंडेंट। ये भी कौन सा स्कूल देता है? मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल देते हैं। अगर देते भी होंगे तो वो चार्जेबल हैं। ये सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए हैं, ड्यूटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी शामिल हैं। जो कुछ भी ये मैं कह रहा हूं ये एक्ट का पार्ट है। इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट स्कूल्स को एक्सक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज उनको देनी पड़ेगी। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है, ना गवर्नमेंट स्कूल में होता है ना तो प्राइवेट स्कूल्स में होता है। ये सेक्शन 16 था। दानिश जी, इसमें कोई आपके दिमाग में प्रश्न तो नहीं आ रहा, कोई क्वेरी? आई थिंक आपने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया। मैं लिसनर्स को ये क्लियर कर दूं कि ये सेक्शन 16 के सब सेक्शंस थे जो अजय सर ने आपको डिटेल्ड में बताए हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी हो। तो ये तमाम 16 सेक्शन के सब सेक्शन थे।
तो इस पे मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूँ, जैसे आपने सारी बातें बताई, अभी लास्ट आपने ट्रांसपोर्टेशन का भी बताया, तो गवर्नमेंट फिर गो हेड क्यों करती है कि जब उनको पता है कि हम ये फैसिलिटीज नहीं दे सकते? ये सिर्फ एक एक्ट को पावरफुल दिखाने के लिए होता है? जब आप एक एक्ट में ड्राफ्टिंग हो रही है, सब अपने सजेशन दे रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, और गवर्नमेंट भी मानती है कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, इसीलिए वो एक्ट का हिस्सा बन जाता है, तो फिर उसके ऊपर काम क्यों नहीं होता? हाँ, देखिए, जो हमारा ये सिस्टम है उसमें, उस पूरे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, गवर्नमेंट में आसानी से सभी काम नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी सरकारों का, चाहे केंद्र की सरकारें हैं चाहे राज्य की सरकारें हैं, उसको चलाने की जिम्मेवारी नौकरशाहों की होती है, आईएएस या स्टेट के ऑफिसर्स की होती है। उनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती है इस वर्ग में विशेषकर, क्योंकि ये वर्ग ऐसा है जो कि अपनी आवाज बहुत वोकल होकर के नहीं उठा पाता है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण गरीबी भी होता है, एक कारण डिसेबिलिटी भी होता है, और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, जो डिसेबिलिटी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, वो बस पास और पेंशन के से ऊपर जा करके इन सेक्शंस पर फोकस नहीं करती हैं, इसलिए मैं उनको ज्यादा बड़ा कल्प्रिट मानता हूं। सरकार जो काम नहीं कर पाती है एक्ट में देने के बावजूद, उस पर दबाव बनाने के लिए सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को, जो डिसेबिलिटी की हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो इस पूरे मामले को लेकर के एग्जामिन करें और समय समय पर मीडिया के माध्यम से जो है समाज के सामने लाएं, सरकार के साथ जो पत्राचार करें, और अगर नहीं सुनी जाती है बात तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं एक सिंपल लेटर से कि ये राइट्स का वायलेशन हो रहा है। पीआईएल अब तो अजय सर टाइम बदला, अब तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बिल डाल रही हैं हाई कोर्ट में, आप भी डाल रहे हैं, बहुत सारे वेबिनार्स हो रहे हैं आरपीडी एक्ट को मनाने के लिए, लेकिन बहुत सारे एडवोकेसी भी हो रही है। तो अब क्या ये कहना उचित है कि आज भी सिर्फ बस पास और उसके लिए ही आंदोलन होते हैं, क्या काम किया जाता है? नहीं होते हैं, लेकिन एक अच्छी पीआईएल में मैं नहीं कहता हूं कि वकील हायर करके या पीआईएल करें। मैंने आज तक जितनी पीआईएल्स की हैं हाई कोर्ट में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में, थ्रू लेटर की हैं, एक चिट्ठी डाली और वो मेरी जनहित याचिका बन गई। तो इसमें एक लेटर भी अगर डालेंगे तो काम आसानी से हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट्स काफी सेंसिटिव हैं, लेकिन सरकारें संवेदनशील नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। इसमें हमें कोर्ट का सहारा आमतौर पर लेना पड़ता है। और एक और बात मैं बताऊं कि ज्यादातर राज्यों में इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए जो एक्ट में स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, यानी कि स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर का जो प्रावधान है वो निष्क्रिय है। हिमाचल प्रदेश में भी निष्क्रिय है, ज्यादातर राज्यों में निष्क्रिय है, कुछ जगह अच्छा काम हो रहा है, लेकिन तो ये भी प्रावधान जो है ये भी ठीक ढंग से नहीं लागू किया जा रहा है। स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर की पोस्ट किसी आईएएस ऑफिसर को दे दी जाती है और उसको पता ही नहीं होता है कि वो स्टेट डिसेबिलिटी कमिश्नर भी है। तो ये अगर कोर्ट के जरिए हम समाधान ढूंढेंगे तो आसान हो सकता है, और कोर्ट में जाना भी आसान है। एक सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेज करके पिटीशन बनाई जा सकती है, बस उसमें ये उल्लेख करना पड़ता है कि एक डिसेबल्ड बच्चे के या व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, और वो पीआईएल बन सकती है। राइट, चलिए सेक्शन 17 की बात करते हैं। ये कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेसिफिक मेजर्स को लेना। बिल्कुल ठीक बात है। इसका उद्देश्य है कि समाज में समरसता आए। देखिए, स्पेशल एजुकेशन छोटी क्लासेस तक के लिए तो आवश्यक है। अगर हियरिंग इम्पेयर्ड कोई है या डेफ है, तो अगर वो स्पेशल स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको साइन लैंग्वेज नहीं आ पाएगी, और वो कम्युनिकेशन जो है उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे जो विजुअली इम्पेयर्ड या ब्लाइंड हैं, उनके लिए ब्रेल भी, उनकी जो बच्चे जो है कंप्यूटर से काम शुरू करते हैं अपना, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेल नहीं सीखी और वो सिर्फ कंप्यूटर के जरिए पढ़ाई करते रहे, लेकिन ब्रेल से हमारी वोकेबलरी, हमारा शब्द ज्ञान, हमारी ग्रामर ये बहुत अच्छी होती है, मजबूत होती है।
मेन स्ट्रीम स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें जाने के लिए भी ब्रेल अगर आएगी तो हमारी व्याकरण अच्छी हो जाएगी। तो इसके लिए जो है कुछ स्पेसिफिक मेजर्स और फैसिलिटीज इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा क्यों दिया जाए। मेरा मानना है कि छोटी क्लास तक तो इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर नहीं भी है तो क्योंकि हमारे यहाँ अभी सुविधाओं का काफी अकाल है। अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में 55-60 साल पहले स्पेशल स्कूल्स की कल्पना सिर्फ उन तक सीमित की गई थी जो बहुत सीवियर डिसेबिलिटी के थे उनके लिए। बाकी सारे मेन स्ट्रीम स्कूल में, क्योंकि उनके यहाँ हर टीचर हर बच्चे को पढ़ाने के लिए सक्षम होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हर टीचर हर बच्चे को पढ़ाने से इनकार कर देता है और वो सीखना भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये कंपलसरी भी नहीं है। हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान है जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है। एक स्कूल में अगर एक VI के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए अगर एक स्पेशल एजुकेटर रखा जाएगा और 6ठी से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं तो कोई उसका वो जो है वो कागजी कार्रवाई तो उसमें पूरी हो जाएगी। इसलिए सारे टीचर्स को, सारे बच्चों को शिक्षा देना आना चाहिए। इसके लिए ये एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन जरूरी इसलिए है क्योंकि हम ब्लाइंड, डेफ या डेफ ब्लाइंड के लिए अलग कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई टापू नहीं बसा सकते हैं। इन सभी लोगों को समाज में समरसता के साथ, एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही रहना, पढ़ना और अपने राष्ट्रीय जो नेशन बिल्डिंग का काम है उसमें समान रूप से उसमें भागीदारी करनी है। नहीं, ये तो आपका मत है ना, एक्ट क्या कहता है? हाँ, नहीं, एक्ट का जो इंक्लूसिव एजुकेशन को जो प्रमोट करने का इरादा है वो मैंने बताया। लेकिन इसमें एक्ट में जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 है, ये कहता है कि हर 5 साल पर बच्चों का, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनका सर्वे कराया जाए और जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, ताकि उनकी स्पेशल नीड्स और जो कुछ भी उनकी आवश्यकताएं हैं तो उनको पूरा करने के लिए सर्वे कराया जाए। ऐसा सर्वे बहुत कम राज्यों में होता होगा और जिन लोगों के माध्यम से सर्वे होता है सिर्फ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए वो आंगनबाड़ी वर्कर्स होती हैं। उनको डिसेबिलिटी के बारे में बेसिक जानकारी भी नहीं होती है। इसलिए इस प्रकार एक्ट में होने के बावजूद कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं देखने में आते हैं। ये जबकि ऐसा किया जाना सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत अनिवार्य है। इसके अलावा जो है ये जो एक्ट लागू हुआ है, इसके लागू होने से 2 वर्ष के भीतर पहला सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए और उसके बाद हर 5 वर्ष पे सर्वेक्षण कराया जाए। ये हमारा एक्ट 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। एक्ट 16 का है लेकिन 19 अप्रैल 2017 को लागू किया गया था। लेकिन ये एक रिसर्च की बात है कि कितने राज्यों में इस प्रकार का सर्वे किया गया है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है बी, टू इस्टेब्लिश एडिकेट नंबर ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। टीचर्स ट्रेनिंग जिसमें कि इन बच्चों को, डिसेबिलिटी वाले विद्यार्थियों के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए, उसके लिए एक उचित नंबर, एक पर्याप्त संख्या में ऐसे जो है ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले जाएं और उन टीचर्स को दोज हु आर टीचर्स विद डिसेबिलिटी उनको भी, और ऐसे टीचर्स को जो साइन लैंग्वेज और ब्रेल आदि जानते हैं। और इसके लिए ये भी अनिवार्यता है कि जो RCI से रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हों, वो इन टीचर्स को उन टीचर्स को नौकरी पर रखा जाए और वो इन बच्चों को ट्रेनिंग या टीचिंग दें। और जो स्टाफ है उसको भी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूरी जानकारी दी जाए। टू ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड स्टाफ टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन।
अब देखिए, हम टीचर्स में तो स्पेशल एजुकेटर की बात कर लेते हैं कि हाँ विजुअली इम्पेयर्ड का है, हियरिंग इम्पेयर्ड का है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, लेकिन स्टाफ को तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें आया से लेकर के ऊपर तक सपोर्टिंग स्टाफ होता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं होती है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करना है। और फिर टू एस्टैब्लिश एडिकेट नंबर ऑफ रिसोर्स सेंटर्स टू सपोर्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन, यानी कि जहां पर विजुअली इम्पेयर्ड, हियरिंग इम्पेयर्ड या दूसरी डिसेबिलिटी के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए रिसोर्स सेंटर्स होने चाहिए। अब रिसोर्स सेंटर्स कहाँ होते हैं? नहीं होते हैं, आमतौर पर नहीं होते हैं। मेरी जनहित याचिका पर 2011 में हिमाचल के 4 स्कूल्स, सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर गर्ल्स पोर्टमोर, नाहन, नगरोटा बगवा और जोगिंदर नगर घोषित किए गए थे रेजिडेंशियल स्कूल। लेकिन उसमें जो सुविधाएं हैं, जो रिसोर्स सेंटर्स हैं या रिसोर्स रूम्स हैं, वो बिल्कुल निष्क्रिय हैं, डिफंक्ट हैं। तो हर काम के लिए कोर्ट ही जाना पड़ता है, जो कि काफी जो है मुश्किल वाला काम है। सरकारें इस तरफ इसलिए नहीं ध्यान देती हैं क्योंकि जो लोग डिसेबिलिटी कमिश्नर की जिम्मेवारी जिनके पास होती है, उनके पास बहुत से अन्य जिम्मेवारियां भी होती हैं आईएएस ऑफिसर होने के कारण से। तो डिसेबिलिटी उनके लिए एक बैक बेंचर होती है। और फिर एक आता है इसी में सेक्शन 17 का सबसेक्शन एफ, टू प्रमोट द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट आर्गुमेंटेटिव एंड अल्टरनेटिव मोड्स इंक्लूडिंग मीन्स। ये भी मैंने बताया था कि जो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो ब्रेल है, साइन लैंग्वेज है, और जो इसी प्रकार की दूसरी भी जो हमारी इमर्जिंग जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकते हैं, जो आने वाले समय में हो सकते हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए ताकि ये बच्चे ठीक ढंग से जो हमारे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज हैं, ये ठीक ढंग से जो कम्युनिकेट कर सकें सोसाइटी में भी, क्लास में भी, और इनकी पूरी तरीके से ग्रोथ हो सके। तो इस तरफ भी व्यवहारिक बात यह है कि इस तरफ भी ध्यान नहीं है। ज्यादातर देश के अगर सर्वेक्षण किया जाए, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स और कॉन्वेंट इन बच्चों को एडमिशन देने से बिल्कुल कतराते हैं, नहीं देते हैं, और अगर एडमिशन दे भी दिया तो ये सारी कंडीशंस पूरी नहीं करते हैं। फिर टू प्रोवाइड बुक्स, अदर लर्निंग मटेरियल एंड एप्रोप्रिएट असिस्टिव डिवाइसेस, जो भी इनको जैसे ब्रेल की बुक्स हैं या ई रिसोर्सेज हैं या असिस्टिव डिवाइसेस हैं, जैसे डेजी प्लेयर है, एंजल प्लेयर है, या जो है जो बच्चे हमारे +2 में या उससे ऊपर होते हैं उनको लैपटॉप है, इनको फ्री दिया जाए। ये इस एक्ट में तो कहते हैं कि अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स उनको फ्री दिया जाए। अब कौन से स्कूल ऐसे हैं, हिमाचल प्रदेश में ब्रेल में कुछ मटेरियल दिया जा रहा है, लेकिन ये पेपर्स नहीं मंगा पाते हैं, इनकी खरीद जो है समय पर नहीं होती है, तो ब्रेल के पेपर्स को मुश्किल होती है। तो ये भी ठीक ढंग से लागू नहीं हो रहा है, और जबकि ये इनको फ्री मिलने चाहिए। जितनी तरीके की बुक्स हैं, प्रिंटेड बुक्स, अगर अब जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए हम आमतौर पर मान लेते हैं, या जो हमारे जो लो विजन है बच्चे, कि इनको ई रिसोर्सेज दे दो। सारे बच्चों को ई रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती है, उनको लार्ज प्रिंट में यानी लार्ज प्रिंट की बुक्स भी देनी चाहिए, उनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी देने चाहिए। तो ये जो एप्रोप्रिएट मटेरियल हर सब डिसेबिलिटी के लिए, ब्लाइंडनेस एक डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीके की जो सब डिसेबिलिटीज हैं उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, तो इसलिए उनको फ्री ये चीजें उपलब्ध कराई जानी चाहिए। टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स इन एप्रोप्रिएट केसेस टू स्टूडेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। अब ये स्कूल्स तो आमतौर पर कोई भी स्कूल्स अपनी तरफ से प्रयास नहीं करते हैं, ये पेरेंट्स और बच्चों को ही प्रयास करना पड़ता है कि वो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट या अलग अलग राज्यों में जो भी डिसेबिलिटी से जुड़ा विभाग है, कहीं उसका नाम डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स है, कहीं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। हिमाचल प्रदेश में सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 2 हिस्से हैं, एक SC
SC, OBC, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड, जिसमें कि डिसेबिलिटी वाले बच्चों को डील किया जाता है। तो ये डिपार्टमेंट जो है वो स्कॉलरशिप्स देते हैं, लेकिन शिक्षकों को या कॉलेज के प्रिंसिपल को या स्टाफ को बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती है कि इन बच्चों को स्कॉलरशिप कहाँ से मिलेगी। तो बहुत सी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल तो रोज जाते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाते हैं क्योंकि स्कूल उनको सही जानकारी नहीं देता है और वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम से वो लोग वंचित रह जाते हैं, क्योंकि हर बच्चे तक वेलफेयर डिपार्टमेंट वाले नहीं पहुंच पाते हैं। स्कूल तक बच्चों की पहुंच होती है, तो वहां यदि ये काम उनको जानकारी देने का कर दिया जाए तो आसानी हो जाएगी। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट अगला आता है आई, सेक्शन 17 का आई, to make suitable modifications in the curriculum and examination system to meet the needs of students with disabilities। ये भी काफी हद तक नहीं पूरा किया जा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम या जिसको हम कंपेंसेटरी टाइम कहते हैं वो मिल जाता है। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब भी बहुत मुश्किल से, अभी जैसे मैंने जिक्र किया, और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज में भी कई जगह है इसमें सुविधा, कई जगह नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आती है उन बच्चों को जो डेफ ब्लाइंड होते हैं, उनके लिए कोई भी करिकुलम अभी तक डिफाइंड नहीं है। ब्लाइंड बच्चों के लिए करिकुलम में जो चीजें आमतौर पर हमें दिख जाती हैं, जो चेंजेस हैं, जहां पर विजुअल इनपुट है, जहां पर देखने की आवश्यकता होती है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या कुछ और ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें मैप्स आते हैं या कोई डायग्राम्स आते हैं, उनके लिए उनको वैकल्पिक प्रश्न दिए जाते हैं, उनके लिए ई सीरीज होती है। तो ये होता है, लेकिन कई राज्यों में अभी भी मुझे जानकारी है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, जहां जहां मेरा संपर्क होता है, इस प्रकार की जानकारियां बच्चों को उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्कूल या शिक्षा विभाग या सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है, खास करके छोटे शहरों में और जो क्षेत्र हमारे रूरल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं या पिछड़े क्षेत्र हैं। और टू प्रमोट रिसर्च टू इम्प्रूव लर्निंग। अब देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि लर्निंग को इम्प्रूव, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज की लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च होना चाहिए। अब ये रिसर्च के लिए कौन से राज्यों में रिसर्च हो रही है, ये भी एक रिसर्च का विषय है, क्योंकि आमतौर पर इन चीजों पर किसी का भी ध्यान नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूशंस अपने लेवल पे, जैसे IITs हैं, बहुत से इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो डिसेबिलिटी के मुद्दों को लेकर के जो है वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन आमतौर पर इस पर राज्य सरकारों का कोई भी ध्यान नहीं होता है। इसके बाद आता है सेक्शन 18, जो एडल्ट एजुकेशन यानी कि बालिग लोगों की शिक्षा का। The appropriate government and local authorities shall take measures to promote, protect and ensure participation of persons with disabilities in adult education। बिल्कुल भी इस तरफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन वगैरह पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं पिछले साल का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, जिसमें मेरा काफी कन्फ्रंटेशन हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित शिमला के सरकारी राजकीय कन्या महाविद्यालय के साथ हुआ। एक छात्रा है जिसका नाम कौशल्या है और उसकी एज 25 साल से कुछ महीने ऊपर हो गई थी। एक्ट कहता है, अभी मैं सुनाऊंगा पढ़ करके सेक्शन 32, कि एक्ट कहता है कि 5 साल का रिलैक्सेशन है, लेकिन उसको रिलैक्सेशन नहीं दिया। मैंने गवर्नमेंट के पास शिकायत की, गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी एजुकेशन से कहा कि आप इसको इंक्वायरी करें, ये न्यूज़पेपर्स में आया और तब उन्होंने जाकर के कहीं उस छात्रा को एडमिशन दिया। तो ये जो है इस तरीके की चीजें रोजमर्रा में आ रही हैं। और इसके बाद आता है मतलब उन लोगों की एडल्ट एजुकेशन की या कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात तो छोड़ दें, जो लोग शिक्षा के लिए, औपचारिक शिक्षा के लिए पात्र हैं, यानी 5 साल की उनको रियायत मिलती है, उनको भी शिक्षा देने में मुश्किलें आ रही हैं। इसका कारण ये है कि कहीं पर भी
कोई संवेदनशीलता नहीं है, और नोडल ऑफिसर भी इसको लेकर के किसी के पास भी जिम्मेवारी नहीं होती है। स्कूल्स में अगर नोडल ऑफिसर्स हो, एक व्यक्ति जो थोड़ा संवेदनशील हो, थोड़ी जिसकी नॉलेज हो डिसेबिलिटी की, और नॉलेज क्या है, वो वर्कशॉप्स अटेंड करे, नॉलेज भी हो जाएगी। तो ये बच्चों को एक नोडल ऑफिसर, जैसे यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, उसमें मेरे पास एडिशनल चार्ज है नोडल ऑफिसर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। किसी भी तरीके की कोई भी जो दिक्कतें होती हैं वो बच्चे मेरे पास तक आ जाते हैं, और उनका काम बिल्कुल आसान, क्योंकि उनका काम मैं खुद अपने लेवल पर हैंडल करता हूं, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। और नए आने वाले बच्चों को जानकारी सारी मिल जाए कि क्या सुविधाएं हैं। 2 बोर्ड लगा दिए हैं, एक बोर्ड यूनिवर्सिटी के गेट पे और एक वाइस चांसलर ऑफिस के साथ, कि उन पर लिखा हुआ है कि क्या सुविधाएं यहाँ हैं, और उसमें मेरा नाम, पता और टेलीफोन नंबर भी है। बहुत से बच्चों के फोन आ जाते हैं, मैं उनको अपने पास बुला लेता हूँ, अगर नहीं आ पाते हैं मैं उनके पास चला जाता हूँ। ये सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो इसके बाद आता है मुझे लगता है कि अब अगले हम चैप्टर 6 का जो सेक्शन 32 है, रिजर्वेशन हम उस पे आते हैं। लेकिन सिंपल शब्दों में, क्या आप अडल्ट एजुकेशन का मतलब हायर एजुकेशन बता रहे हैं? नहीं, हायर एजुकेशन नहीं है। एडल्ट एजुकेशन का मतलब जो है कि हायर एजुकेशन नहीं है। एडल्ट मीन एडल्ट, जैसे कि जो बच्चा, जैसे मैंने कहा कि 18 साल तक की उम्र तक उसको एप्रोप्रिएट क्लास में, जिसमें कि स्कूल ठीक समझता है, उसका राइट है उस बच्चे का कि वहां पर जो है एडमिशन ले ले। लेकिन अगर वो 18 साल से भी ऊपर हो गया है तो वो एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन में आ जाएगा। यानी कि उसने मान लिया 4-5 दर्जे तक पढ़ाई की, अब वो 30 साल का हो गया है, तो अभी उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन भी नहीं मिलेगा। लेकिन उसके लिए कोई भी प्लानिंग, कोई भी स्कीम एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी राज्य में, जहां तक मेरी जानकारी है, एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन के लिए नहीं है। जबकि एडल्ट एजुकेशन के लिए पहले अभियान चलते थे, अभी समग्र शिक्षा अभियान चल रहा है। लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में जो लोग नॉन डिसेबल्ड हैं उनको तो जो है शामिल किया जाता है, लेकिन डिसेबिलिटी वाले लोगों को शामिल करना आज भी बहुत मुश्किल है। व्यवहार में इसको नहीं उतारा जा रहा है। जी, तो सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन, ये चैप्टर 6 का पार्ट है। हाँ, चैप्टर 6 में हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन। देखिए, अभी हमने जो पिछले चैप्टर्स जो हमने चैप्टर 3 डील किया, उसके लिए भी जानकारी दे दूं कि उसमें जो है 12वीं कक्षा तक 4% आरक्षण होना चाहिए। ये कानूनन अनिवार्य है। और 4% आरक्षण का मतलब है कि वो सरकारी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी, हॉस्टल में भी, हम उसको इस तरीके से एज एक्टिविस्ट हम उसको इंटरप्रेट करते हैं कि जब 4% आपने दाखिलों में आरक्षण दिया तो 4% आरक्षण हॉस्टल में भी लागू हो जाएगा। क्योंकि जो बच्चा स्कूल में आएगा वो बच्चा रहेगा भी। जब बच्चा वहां रहेगा भी तो वो बच्चा खेलेगा भी, योग में भी हिस्सा लेगा, स्पोर्ट्स में भी हिस्सा लेगा, दूसरी मनोरंजन के जितने साधन होते हैं उसमें भी हिस्सा लेगा। तो वो 4% आरक्षण कम से कम उसमें नॉट लेस देन 4% है। 4% से ज्यादा अगर आरक्षण दे दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो जो है कहीं पर भी नहीं है। जैसे और इसमें हायर एजुकेशन में 5% रिजर्वेशन, तो 5% ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड अदर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द गवर्नमेंट शैल रिजर्व नॉट लेस देन 5% सीट्स फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क। नॉट लेस देन है, यानी कि 5% से ज्यादा कर सकती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं जो बाकी जो हमारे लिसनर्स हैं उनके काम का हो सकता है, कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अभी पिछले 2 साल से एमफिल और पीएचडी में एक सीट हर टीचिंग डिपार्टमेंट में ओवर एंड अबव, सुपर न्यूमरी सीट कहते हैं, वो रिजर्व हो गई है। तो वो 5% से ज्यादा है, लेकिन हम कम नहीं कर सकते थे इसको, ज्यादा हमने इसको कर दिया। तो ये जो है 5% रिजर्वेशन जो है अनिवार्य है।
और इसके साथ जो इसका सबसेक्शन 2 है, इसमें बिल्कुल क्लियर लिखा है जो अभी मैंने बात आपको बताई। द पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शैल बी गिवन एन अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। एडमिशन में हायर एजुकेशन में 5 साल की छूट इनको दिया जाना अनिवार्य है, लेकिन लागू करने में बहुत सी जगह क्योंकि बच्चों को जागरूकता नहीं होती है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये जो है हमारे चैप्टर 3 और चैप्टर 6 में जो मेजर पोर्शन था वो मैंने जो है कोशिश की है कि इसको जो है डिस्क्राइब करूं, इसकी व्याख्या करूं। इसको जो अभी आपने बताया 5 साल वाला, क्या ऐसा कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम में लिमिट है कि सिर्फ 20 साल का बच्चा ही ग्रेजुएशन कर सकता है? ये वाली रिलैक्सेशन कब काम आती है ये बताया। नहीं, ये तब काम आती है जैसे कॉलेज, ये कॉलेज के लिए है। कॉलेज में हिमाचल प्रदेश की मैं बता रहा हूँ, कॉलेज में 25 वर्ष तक का व्यक्ति जो है वो एडमिशन के लिए पात्र है सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन अगर वो पीडब्ल्यूडी है तो उसको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है। इसी तरीके से एज लिमिट स्कूल में भी होती है। ये जो है सारे राज्यों में है, क्योंकि कोई व्यक्ति 40 साल का है और वो कहे कि मुझे 6ठी कक्षा में आकर के बैठना है तो ये संभव नहीं है। उसमें बहुत सी और जो है साइकोलॉजिकल दिक्कत आ सकती है, उसमें सेक्सुअल हरासमेंट की दिक्कत आ सकती है दूसरे बच्चों के साथ। तो इसलिए एज लिमिट तो हर जगह है, लेकिन इन लोगों को, इनका मतलब है कि जो लोग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनको 5 वर्ष की रियायत दी गई है, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे यूनिवर्सिटी है। एक चीज और बताएं, जो अपर एज लिमिट जो भी फिक्स की गई है उसमें 5 वर्ष की। राइट। स्कूलों में आपने कहा 4% और हायर एजुकेशन में 5%। बिल्कुल ठीक है। तो स्कूलों में 5% क्यों नहीं? वहाँ क्या रीजनिंग रही होगी कि हायर इंस्टीट्यूट में 5%? हाँ, अब ऐसा होता है, ये एक्ट बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स, उसके बाद इसको पब्लिक डोमेन में लाते हैं। जो ये वाला एक्ट लाया गया, पिछला वाला 1995 का, तो वो सार्वजनिक तौर पर भी उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं हुई थी। तो उसके बाद जो सुझाव दिए जाते हैं उन ये डिस्क्रिप्शन होता है मिनिस्ट्री का कि उन सुझावों को माने या ना माने। तो 5% आरक्षण अगर उसमें भी होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। जब छोटी कक्षाओं से ज्यादा बच्चे पढ़ करके ऊपर आएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हायर एजुकेशन में भी ज्यादा होंगे। अगर छोटी कक्षाओं से ही बच्चे ठीक ढंग से ऊपर तक नहीं आएंगे तो हायर एजुकेशन में 5% आरक्षण तो दे दिया है, लेकिन उसके साथ जो है छोटी कक्षाओं में भी 5% आरक्षण होना चाहिए था, जो कि एक्ट में प्रावधान नहीं है। तो लेकिन इसके बावजूद देखिए, एक्ट नॉट लेस देन 4% या 5% की बात कर रहा है। इसमें एक ग्रे एरिया है। कोई भी राज्य सरकार चाहे तो 4% से ज्यादा या हायर एजुकेशन में 5% से ज्यादा आरक्षण जो कर सकती है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में 100% आरक्षण कर दिया एमफिल और पीएचडी में। तो इस प्रकार से कोई भी राज्य सरकार या जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो इसको बढ़ा सकती है, इस आरक्षण को। राइट। तो बेसिकली आज हमने जो बात की है चैप्टर 3 में एजुकेशन की, और चैप्टर 6 के जो 2 सेक्शन है 31 और 32 जो डील करते हैं एजुकेशन से, इसके बारे में आपकी तमाम बातों को सुनने के बाद जो मुझे समझ आया है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक ये जो एजुकेशन का सेक्शन है इसमें बताया गया है कि फ्री एजुकेशन किस किस को मिलेगी, कितना रिजर्वेशन किसको मिलेगा, एज रिलैक्सेशन कितनी मिलेगी, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट करने के क्या पैरामीटर्स हैं, स्कूल्स किस तरह से एक्सेसिबल होने चाहिए, क्या क्या मोड ऑफ एक्सेसिबिलिटी या लैंग्वेज के है, और किस तरह से हमें प्रमोट करना चाहिए। बिल्कुल, टीचिंग है, कहाँ रिसोर्स सेंटर होने चाहिए, किस तरह की ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये सारा हमारा एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर 3 और सेक्शन 31, 32 में है मोटा मोटा। राइट, बिल्कुल। अब हम दानिश जी रूल्स की बात कर लेते हैं, जो सेंट्रल रूल्स हैं ऑफ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के एक्ट के जो रूल्स हैं। इन रूल्स में कोई भी खास बात कोई डिटेल में नहीं है। इसमें रूल्स में जो है चैप्टर 3 एजुकेशन के साथ डील करता है। इसमें कहा गया है नोडल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस
देयर शैल बी ए नोडल ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस, यानी कि जो वहां पर जो कर्मचारी हैं, सेक्शन ऑफिसर है, सुप्रिटेंडेंट है या कोई और भी अधिकारी जो भी गवर्नमेंट ठीक समझती है, उसको नोडल ऑफिसर का दायित्व दे दिया जाए, यानी कि अपॉइंट कर दिया जाए, डिजिग्नेट कर दिया जाए नोडल ऑफिसर, जो कि बच्चों के स्कूल्स में एडमिशंस और उनको मिलने वाली सुविधाओं को पर जो है नजर रखे और सेक्शन 16 और 31 ऑफ द एक्ट, इसको देखते हुए जो हमारा आरपीडी एक्ट है उसके सेक्शन 16 जिसकी अभी हमने चर्चा की और सेक्शन 31 ये लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इनके ऊपर नजर रखे। अब मुझे बाकी राज्यों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि कितना वहां पर इसको लागू किया है। हिमाचल प्रदेश में तो कम से कम लागू नहीं है। इसमें अगर ये लागू है हो तो ये दिक्कतें स्कूल्स में बच्चों के साथ नहीं आएंगी, क्योंकि टाइम टू टाइम वो अपने सुपीरियर्स को इसकी रिपोर्ट कर सकता है कि उस स्कूल में ऐसा है, वहां नहीं है, वहां फैसिलिटीज है, वहां नहीं है। किसी भी स्कूल में कोई भी फैसिलिटी इन बच्चों के लिए नहीं है। आज के आपके इस कार्यक्रम से मेरा फोकस निजी तौर पर इन चीजों के ऊपर एक बार फिर गया है और मेरे दिमाग में कम से कम हिमाचल प्रदेश के लिए एक जनहित याचिका पूरी तरीके से फ्रेम हो चुकी है। तो ये आपका धन्यवाद कि आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर दोबारा से मेरी जो एक सोई हुई एक चेतना थी उसको जगाया, और कम से कम हिमाचल प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं। अब देखिए उन एक्सपेरिमेंट को लेकर के जो हिमाचल के बच्चे सुन रहे होंगे, बहुत से बच्चे हिमाचल के हैं आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के भी कई विद्यार्थी जुड़े हैं, कि 4 जून 2015 से सिर्फ एजुकेशन की बात करूंगा, 4 जून 2015 से 15 को मेरी जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि एवरी चाइल्ड विद डिसेबिलिटी हैज ए राइट टू गेट फ्री एजुकेशन अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। देखिए इसमें अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स नहीं कहा था, इसमें अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। मैं यूनिवर्सिटी में हूं इसलिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और पालमपुर और की जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, नौणी में जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, राज्यपाल चूंकि चांसलर होते हैं उनके माध्यम से हमने उसको इम्प्लीमेंट करा दिया था। स्कूल्स के लिए हम करस्पॉन्डेंस जो है करते रहे, हमने हाई कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी, लेकिन वो कई बार संज्ञान में हाई कोर्ट के आई भी, लेकिन उसके बाद वो हमारी जो PIL दूसरी थी इसको लागू करने के लिए वो दबी रह गई। लेकिन फिर भी उसका कुछ असर हुआ और वर्ष 2018 से पहली कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो गई, एक भी पैसे की फीस इन बच्चों को नहीं देनी पड़ती है। इसके बाद फिर हमने दबाव बनाया, चूंकि स्टेट बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी में भी मैं मेंबर हूं, एक्सपर्ट मेंबर हूं, तो उसकी मीटिंग में मैंने काफी कुछ जो है सरकार के साथ जो है वार्तालाप किया और बड़े एग्रेसिव मूड में उसका असर ये हुआ कि कॉलेज लेवल की एजुकेशन भी फ्री हो गई। तो ये अभी हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में पहली कक्षा से लेकर के PhD लेवल तक एजुकेशन इज एब्सोल्युटली फ्री। लेकिन इसमें भी अभी ग्रे एरिया है जिसके ऊपर फिर हमें काम करने की जरूरत है कि जितने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हमारे नर्सिंग के हैं, MBBS के हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं, हमारे ITI है, पॉलिटेक्निक है, टेक्निकल एजुकेशन है, इसमें अभी भी ये लागू नहीं है। अभी भी यानी कि हाई कोर्ट ने PhD लेवल तक के लिए कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर 2015 का ये आदेश आज 7 साल होने तक हम जिसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से लागू नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हम सफल तो हुए हैं, लेकिन इस पे काम करने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर एक्ट इस सेक्शन की बात करें तो आरपीडी एक्ट बहुत सारी चीजें कहता है। UNCRPD को हमने अडॉप्ट किया, उससे इसको लिया है, तो एजुकेशन में बहुत सारे प्रोग्रेसिव चीजें हैं। दिक्कत आ रही है इम्प्लीमेंटेशन में। नहीं तो अगर इस चैप्टर को एज इट इज अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो हमारी बहुत सारी दिक्कतें दूर हो जाती हैं इससे। इसमें दानिश जी मैं आपके और हम मेरे सुनने वाले जितने श्रोता हैं, मैं उनको कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें हमें पढ़ करके इधर से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, इसकी बजाय थोड़ा सा जागरूक बने।
लोकल, इसमें एडवोकेसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जो कुछ भी हम काम करते हैं वो बेसिकली एडवोकेसी है, उससे रिजल्ट आता है। हम सरकार के भरोसे रह करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। आंदोलन भी एडवोकेसी का एक तरीका है, लेकिन आंदोलन भी पूरी तरीके से सफल हो इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती है, गारंटी नहीं होती है। आंदोलन सफल होते हैं लेकिन गारंटी नहीं होती। कई बार सरकार आंदोलनों को दबा देती है क्योंकि विजुअली इंपेयर्ड वर्ग जो है वो वैसे ही एक उस आर्थिक जो है ग्रुप का मेंबर होता है जिनके पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ज्यादा नहीं होते हैं। तो लोकल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई कोर्ट को साधारण भाषा में अपने अधिकारों का उल्लंघन रेखांकित करते हुए, कानून ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वकील के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, पत्र के द्वारा लिख सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है और इसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो वो जनहित याचिकाएं बन जाती हैं। इससे काफी हद तक हमारी समस्याएं आसान हो जाएंगी और ये काम कोई निजी व्यक्ति भी कर सकता है और संस्थाएं भी कर सकती हैं। तो अगर ऐसा हम लोग सामूहिक रूप से देश भर में अगर करने लगे तो काफी जगह इसकी सुनवाई होगी। जो एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ हिमाचल में किए हैं उनको रेप्लिकेट कर सकते हैं, दूसरी जगह उसको दोहरा सकते हैं। क्योंकि अगर कहीं पर बच्चे को दाखिला मिल गया और उसके पास कोई भी साधन नहीं है तो उसका अधिकार है पढ़ना, वो हाई कोर्ट को एक लेटर भेज सकता है। जैसे मैं बताऊं, एक 2014 में बनीता राणा नाम से एक छात्रा इंग्लिश में हमारे यहाँ आई। वो जो है वेरी लो विजन थी, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पढ़ूंगी कैसे। तो मैंने कहा बेटा एक लेटर लिखते हैं तुम्हारी। मैंने लेटर टाइप किया, उसके सिग्नेचर करा करके मैंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेज दिया। ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि मुझे पढ़ने के लिए एक्सेसिबल लाइब्रेरी या कंप्यूटर दिए जाएं, और उसका बहुत गंभीर संज्ञान हाई कोर्ट ने लिया। आज हमारे यहाँ 17 कंप्यूटर्स के साथ एक अच्छी एक्सेसिबल लाइब्रेरी है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसकी शुरुआत उस हाई कोर्ट के नाम लिखे पत्र से हुई थी। 5% रिजर्वेशन में इंदु कुमारी चंबा से आई थी, बीए तक उमंग फाउंडेशन के माध्यम से उसने पढ़ाई की थी आरकेएमपी में, और यहाँ उसका एडमिशन 2017 में डिनाई कर दिया गया जून जुलाई में कि हम एक सीट देंगे क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन जो है वो 5% नहीं है, 3% है। तो उसका लेटर भी मैंने टाइप किया, उसके दस्तखत से भेजा, और पूरे स्टेट में हाई कोर्ट के ऑर्डर से तुरंत 5% रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो गया। इसके साथ ही कुछ बच्चों को हमारी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल नहीं दे रहे थे, ज्यादातर विजुअली इंपेयर्ड थे, तो उनका पत्र भी हाई कोर्ट में भेजा गया। अब हमारी यूनिवर्सिटी की स्थिति ये है, कोई भी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी ऐसा नहीं है जिसको प्रायोरिटी पर हॉस्टल ना दिया जाए, और जिसको कि हॉस्टल डिनाई कर दिया जाए। किसी की हिम्मत नहीं है डिनाई करने की, क्योंकि उन बच्चों को भी पता है, टीचर्स को भी पता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है कि इसमें हाई कोर्ट पहले भी इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके का अगर हम वातावरण बनाएंगे जहां जहां हम हैं, तो काम बहुत आसान हो सकते हैं। इसमें थोड़ी सी जानकारी, थोड़ा सा लोगों को जानकार करने के लिए, लोगों को जो है जागरूक बनाने के लिए मीडिया, और डिसेबिलिटी कमिश्नर को भी पत्र लिखें। हो सकता है कि कभी कभी वो भी कामयाब हो जाए, क्योंकि कई जगह डिसेबिलिटी कमिश्नर अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट में भी फ्री में, अच्छा मैं इसमें भी बता दूं, जब आप लेटर लिखते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। जब हाई कोर्ट के नाम आपने पत्र लिखा और वो पत्र आपका जनहित याचिका ट्रीट हो जाता है, तो उसमें हाई कोर्ट आपको वकील देता है। वकील करने की आपको जरूरत नहीं होती है, हाई कोर्ट वकील देता है, और वो वकील लेटर पिटिशनर की तरफ से, यानी कि पत्र लिखने वाले की तरफ से जो है वो केस प्लीड करता है हाई कोर्ट में। तो ये भी एक सुविधा है। इसके साथ साथ एक और सुविधा है जिसकी कानून की जानकारी होनी चाहिए। हर राज्य में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये स्टेट लेवल पर होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, सब डिवीजन लेवल पर भी होती है। ये मुफ्त कानूनी सहायता जिन वर्गों को देती है उसमें महिलाएं, बच्चे, और जो लोग मनोरोगी हैं, और जो लोग दोज हु आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, उनको बिल्कुल निशुल्क कानूनी सहायता की उनको कानूनी सहायता दी जाती है। उनको अगर खुद पत्र नहीं लिखना है, कोई याचिका दायर करनी है, तो उनकी ओर से जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो भी वकील साहब होंगे
वो याचिका भी आपकी बना करके देंगे। तो इन सुविधाओं का हमें लाभ उठाना चाहिए, तब एक वाइब्रेंट, एक तेज तर्रार डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट खड़ा होगा और उससे पूरे समाज में बदलाव आएगा। थैंक यू सो मच अजय सर, आपने बहुत सारी बातें बताई और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एजुकेशन चैप्टर पर। अपने हमारे लिसनर्स को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। रेडियो उड़ान का मैं श्रोता भी हूं और आपका भी धन्यवाद। तो लिसनर्स, बात करेंगे अगले सप्ताह चैप्टर 4 के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डिटेल बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। इसी तरह आपकी जो क्वेरीज हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम इस सीरीज को खत्म करने के बाद एक बार फिर से आपके सवालों का जवाब दे सके। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए